जब मैं खुद मेडिकल कॉलेज के अंदर था, हमारी बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी किताबें होती थी। जब मैं वो लेक्चर रिसोर्सेज़ देखता था, तो वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव होते थे। उनको पढ़ते-पढ़ते ही कम से कम 14 घंटे, 16 घंटे जो हैं वो गुज़र जाते हैं। मेडिसिन के अंदर क्या बैक बेंचर्स जा सकते हैं? अब इसके लिए एक वो विन डीज़ल की एक बहुत फ़ेमस उसका एक डायलॉग है। दे से इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स हू इज़ बिहाइंड द व्हील। हमारे एक सर कहते थे, इफ यू आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, यू मस्ट बी प्रेजेंट एट सम बेटर प्लेस एंड अ बेटर प्लेस देन अ क्लासरूम इज़ लाइब्रेरी। स्कॉलर्स, फिलोसफर्स कह रहे होते हैं कि ग्रेड्स इतने मैटर नहीं करते। ग्रेड्स डू नॉट डिफाइन इंटेलिजेंस, लेकिन ग्रेड्स डू डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेकलेसनेस, आपका इल डिसिप्लिन एटीट्यूड। तो अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, तो इसका मतलब है कहीं तो उसने मस्ती की है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस देखी तो ये एक स्काई रॉकेट हाई है, 20 से 25 लाख पर ईयर, मोर और अगर लेस। 5 साल में आपके बच्चे ने डॉक्टर बनना तो है 1 करोड़ 25 लाख की असामी है। फिर देखिए जो बंदा डॉक्टर बन रहा है उसके अपने शशके हैं। ही हैज टू गेट दैट काइंड ऑफ पॉकेट मनी एज वेल। डॉक्टर को बहुत सी चीजें मिलती हैं, इज्जत मिलती है, पैसे मिलते हैं, शोहरत मिलती है, हर चीज मिलती है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा कि डॉक्टरी डॉक्टर से लेती क्या क्या है। उसकी नींद, उसका सुकून, उसका पीस, उसके पता नहीं घंटू घंटू की जो है वो रातें, उसकी जो है मेहनत, वालिदैन के आंसू, उसके अपने आंसू, और कई तो ऐसे हैं कि जो जर्नी में ही सुसाइड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। आज हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल के अंदर किस तरह दाखिला लिया जाए, किस तरह पहुंचा जाए, मेडिसिन की स्टडीज़ को किस तरह परसू किया जाए और परसू करने के बाद किस तरह एक्सेल किया जाए। एक टाइम था जब समझा जाता था कि अगर आपने मेडिसिन में एडमिशन ले लिया तो अब आपकी जो लाइफ है, जो आपका करियर है, वो एक तरह से सिक्योर हो गया। लेकिन अब मज़ीद ऐसा नहीं है। और इस पे मेरे साथ बात करने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने एक्चुअली सारी ज़िंदगी गोल्ड मेडल लिए, अपनी पूरी मेडिसिन की स्टडीज़ में गोल्ड मेडल लिए, लेकिन उसके बाद एज़ अ डॉक्टर परस्यू नहीं किया इसको, जबकि वो जाके लेक्चरार बन गए। और हम जानेंगे कि उन्होंने लेक्चरार बनना क्यों चूज़ किया। मेरे साथ उस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे आप हैं ठीक? डॉक्टर मोहम्मद अली? बिल्कुल ठीक था। पहले तो अपनी जर्नी बताइएगा कि किस तरह ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ और क्यों आपने आखिर गोल्ड मेडल लेने के बाद डॉक्टर बनना पसंद नहीं किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डॉक्टर मोहम्मद अली और मैं डॉक्टर बनना ही पसंद करता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ बाय द वे। राइट। बट बट प्रैक्टिशन। आई ऑप्टेड नॉट टू प्रैक्टिस फॉर अ व्हाइल एंड आई ऑप्टेड टू गेट इनटू लेक्चरशिप। और मैं मेडिसिन पढ़ाता हूँ, मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हम। और द रीज़न बिहाइंड दैट वाज़ कि मुझे पढ़ाना वैसे भी पसंद है। एक तो मेरी मदर टीचर थी, तो मुझे राइट। पढ़ाना समहाउ फ़ैसिनेट करता था। सेकंड थिंग वाज़ कि जब मैं खुद मेडिकल कॉलेज के अंदर था, तो वी हैड वेरी लॉन्ग बुक्स, हमारी बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी किताबें होती थी। और फिर हमारे पास जो लेक्चर रिसोर्सेज़ होते थे, तो जब मैं वो लेक्चर रिसोर्सेज़ देखता था, तो वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव होते थे और बड़े ही डिटेल्ड, और बड़े ही उनको पढ़ते-पढ़ते ही कम से कम 14 घंटे, 16 घंटे जो हैं वो गुज़र जाते हैं। इट इज़ अ कॉमन सेइंग दैट टू ace medicine, you don't need a great or sharp mind, you need a strong ischial tuberosity, and the medicine student will get that thing. तो और जो मेडिसिन के स्टूडेंट्स नहीं है वो कैसे समझेंगे इस बात को, जो जाने वाले हैं? तो वो दे कैन यूज़ चैट जीपीटी फॉर दैट थिंग। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट टू, क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली जब हाउस जॉब खत्म हुई, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू गेट इनटू समथिंग इंटरेस्टिंग। तो मैं जो है वो लेक्चरशिप को कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा पहला जो कॉलेज था मेडिकल कॉलेज, दैट वाज़ फौजी फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज, जो कि इस्लामाबाद में है। तो मैं वहाँ पर एज़ अ लेक्चरर ऑफ फार्माकोलॉजी अपॉइंट हुआ था। देन मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर वक़ार अहमद खान न्याज़ी, और वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान में होते हैं। एंड देयर इज़ अ कॉमन एक बड़ा अच्छा नैरेटिव वहाँ पर लिया गया, जो सीईओ एजुकेशन एडवाइज़र हैं डॉक्टर इमरान नज़ीर के, कि उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे थे, उनके लिए फाइनल ईयर में एक कोर्स मुतारफ़ करवाया जिसको उन्होंने इंटरनेशनल कोचिंग क्लासेस का नाम दिया, जिसमें फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एजुकेशन दी जाएगी अपने होम कंट्री के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को एक्सेल करने के लिए, बहुत व्हिच इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। अब ये और इनिशिएटिव कब लिया गया? ये इनिशिएटिव इट वाज़ टेकन अराउंड 4 इयर्स अगो। ये 4 साल पहले इस इनिशिएटिव को लिया गया। और और ये ये सिर्फ किर्गिस्तान में है या बाकी ममालिक में भी? अच्छा, बाय द वे, ये सिर्फ़ किर्गिस्तान में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान में, जो कि डॉक्टर इमरान नज़ीर जिसको लुक आफ्टर करते हैं एंड ऑल दोज़ थिंग्स, उसमें था। नाउ अब लोग इसको जो है वो चीज़ों को चेंज कर रहे हैं।
तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। फिर नाउ आई एम सर्विंग एज़ अ लेक्चरर ऑफ इंटरनेशनल कोचिंग क्लासेस इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। सो दिस वाज़ अ शॉर्ट जर्नी। ओके, राइट। आपकी अपनी जर्नी जो एज़ अ स्टूडेंट थी, मैं चाहूँगी वो भी थोड़ी-सी आप जो है शेयर करें, क्योंकि पहले तो मेडिसिन में चले जाना बहुत मुश्किल चीज़ है और आई थिंक एंड आई एम श्योर कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, किसी जी, प्राइवेट कॉलेज मैं से नहीं गवर्नमेंट पढ़े। कॉलेज से। और उसमें एंटर होना एक बड़ी मुश्किल बात है और फिर उसके बाद एंटर होने के बाद फिर थ्रू आउट गोल्ड मेडल्स लेना, क्या वो एक स्पेसिफिक किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं उन स्टूडेंट्स में जो सारा टाइम गोल्ड मेडल्स लेते हैं? सो मेरे ख़्याल में मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इंसान की वो कहते हैं हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले। सो इंसान की बहुत सी ख़्वाहिशात होती हैं, और एक पाकिस्तानी बच्चे की तरह हमारी भी ख़्वाहिश थी कि हम डॉक्टर बनें। हमारे वालिदैन की ये ख़्वाहिश थी, एंड माय मदर एंड माय फादर दे हैड अ ड्रीम कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनें। फिर उसके लिए हमें उन्होंने एजुकेशन दी। और जब मैं मेडिसिन में आया तो मैं समझता हूँ कि इसका सारा सिला जो है, या इसका सारा जो वो है, ये अल्लाह ताला का कोई ख़ुसूसी करम था, क्योंकि एमबीबीएस में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं दे आर द क्रीम ऑफ द नेशन। यस। दिस इज़ अ वेरी यू कैन से इसको हाई रेटेड कहें, इसको जो वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत एक इसकी हाइप है हाइप है और एमबीबीएस की। और नंबर्स के हिसाब से हाई रेटेड होते बिल्कुल हैं। हाई रेटेड है, और आपका मेरिट बड़ा टफ बनता है। सो वन्स आई गॉट इनटू देयर, तो वहाँ जा कर के मैंने कहा यार यहाँ पे तो सारे लायक हैं। अब जैसे जब मैं पहले दिन मेडिकल कॉलेज में इंटर हुआ, जब आपने सवाल किया तो मुझे याद आ गया। मैं ऐसे व्हाइट कोट पहना हुआ और मैं इंटर हुआ, तो मैंने कहा भाई मैं तो बोर्ड का टॉपर हूँ, और एक एटीट्यूड है मेरे में, और एक होता है वो स्वैग है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया हूँ, ये वो। तो अब मैं बैठा बेंच पे, तो अ, मेरे साथ 2 सीट्स छोड़ के जो स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने कहा, "आप कहाँ से पढ़े हो?" और फिर मैंने पूछा कि आपके नंबर कितने थे एफएससी में? तो कोई कहे मैं सवात बोर्ड का टॉपर हूँ, कोई कहे मैं पेशावर बोर्ड का टॉपर हूँ, कोई फेडरल बोर्ड का टॉपर, कोई मर्दान बोर्ड का टॉपर। तो मुझे पता चला कि ये तो रेस ही टॉपरों की है। राइट। एट दैट डे मैंने और मेरे दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि यार फ्रंट रोज़ में नहीं बैठना, हमने बैक रोज़ में बैठना है। व्हाई? अच्छा, बैक रोज़ में इसलिए बैठना क्योंकि अगर हम फ्रंट रोज़ में बैठते थे तो सर फौरी तौर पे क्वेश्चंस करने लग जाते थे। राइट। और जब सर क्वेश्चंस करते थे तो अब हमें ये था कि यार यहाँ पे तो सभी लायक हैं इतने सारे, तो अब हमने नज़रों में आ जाना है सर की। तो उन सर की नज़रों में ना आने के लिए हम क्या करते थे कि वी ऑप्टेड बैक बेंचेस। अभी आपने बैक बेंचर्स की बात की। मेडिसिन के अंदर क्या बैक बेंचर्स जा सकते हैं? मेडिसिन में पहुँचने के बाद बैक बेंचर्स की बात नहीं हो रही। वहाँ मेडिसिन तक पहुँचने की बात हो रही है। अच्छा, अ, अब इसके लिए एक वो विन डीज़ल की एक बहुत फ़ेमस उसका एक डायलॉग है, दे से इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स हू इज़ बिहाइंड द व्हील। इट्स नॉट द बैक बेंच ओनली, इट्स हू इज़ सिटिंग ऑन दैट बैक बेंच। तो अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि वहाँ पर बैठा है बैक बेंच के ऊपर, और उसकी इंटेंशंस कुछ और हैं, और वो जब घर जाता है तो वो जा कर के स्टडी करता है प्रॉपर्ली, तो इट डज़ नॉट टेक मच। हमारे एक सर कहते थे, इफ यू आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यू मस्ट बी प्रेजेंट एट सम बेटर प्लेस, एंड अ बेटर प्लेस देन अ क्लासरूम इज लाइब्रेरी। तो अगर एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा है, वहां पर पढ़ाई कर रहा है, आप अपने प्री रिक्विजिट तो देखें, व्हाट इट टेक्स टू बी इन टू मेडिकल कॉलेज। प्री रिक्विजिट्स जो कि नेसेसरी होते हैं, बुनियादी होते हैं, जैसा कि सिर्फ नेकी करना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है, कलमा पढ़ना भी ज़रूरी है। तो पहला जो पहले प्री रिक्विजिट्स हैं आपने वो पूरे करने हैं। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है मेडिसिन में जाने के लिए? यू यू नीड टू हैव गुड ग्रेड्स, यू नीड टू हैव गुड मेमोरी, यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुक्के से अगर आप कहें कि कोई मेडिसिन के अंदर चला जाएगा तो वो मेरे ख्याल में इट्स वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है। ये बहुत एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि फ़िल्टर ऐसे लगे लेकिन हैं। एक चीज़ एक जो बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि ज़िंदगी में ज़्यादातर एक्सेल वो लोग करते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, राइट? एक ये आई डोंट नो कुछ हैं हमारे पास दुनिया में एग्ज़ाम्पल्स, लेकिन वो बहुत थोड़ी हैं, बहुत थोड़ी हैं। लेकिन हम उन एग्ज़ाम्पल्स पे ये बात रख के मोस्टली ये बात कह रहे होते हैं, स्कॉलर्स, फिलॉसफर्स कह रहे होते हैं कि ग्रेड्स इतने मैटर नहीं करते। जबकि मुझे लगता है कि किसी जगह भी एडमिशन लेने के लिए ग्रेड्स मैटर करते हैं। आपको कहीं तो कुछ प्रूफ देना है ना कि मैं ये था या मैं ये हूँ। आपकी क्या राय है इसके बारे में? अच्छा, ग्रेड्स के बारे में? अच्छा, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रेड्स डू नॉट डिफाइन इंटेलिजेंस, लेकिन ग्रेड्स डू डिफाइन इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेकलेसनेस, आपका इल डिसिप्लिन एटीट्यूड, ये ज़रूर डिफाइन करता है। लेट्स से मैं कल को एक हॉस्पिटल ओपन करता हूँ और मेरे पास 2 डॉक्टर्स इंटरव्यू के लिए आते हैं, और मैं कहता हूँ कि ग्रेड्स मैटर नहीं करते।
और वो दोनों इंटरव्यूज़ या लेट्स से आपके पास 2 बंदे आते हैं जॉब के लिए और दोनों आईटी डिपार्टमेंट से हैं और आपको आईटी इंजीनियर की ज़रूरत थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत थी और एक के अच्छे ग्रेड्स हैं और दूसरे के ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं हैं। आप बगैर इंटरव्यू किए किसने ऑलरेडी आपके माइंड में अपना इंप्रेशन छोड़ लिया है? जिसके अच्छे जिसके ग्रेड ग्रेड्स अच्छे हैं। हमेशा कहा जाता था बोर्ड में क्या राइटिंग मैटर करती है? और हमारे टीचर्स कहते थे नहीं करती। हालाँकि अब ये समझ आती है, कि हाँ, करती राइटिंग मैटर करती है। क्योंकि अपीयरेंस मैटर करती है। जब अच्छा पेपर लिखा हुआ सामने आता है तो एग्ज़ामिनर को पता फर्स्ट चल जाता है कि इंप्रेशन इज द यस, लास्ट यस, इंप्रेशन। दैट्स व्हाट इट सेज। बट देयर आर ऑलवेज़ एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस होती हैं। कभी भी इंसान जिस टाइम पे वो सीरियस हो जाता है तो वो ही कैन अचीव दैट। मेरा मानना ये है कि टू अचीव समथिंग जो प्री-रिक्विज़िट्स हैं वो आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। वेदर दे आर ग्रेड्स, वेदर दे आर समथिंग एल्स। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी ना करें और दुनिया में आप ऐसे ही लक से बाय लक आप कामयाब लेकिन हो जाए। आपने बहुत अच्छी बात की कि ग्रेड्स बेशक वो उसकी इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं करते। डिफाइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन उसकी बाकी किस यस। तरह वो लाइफ को लेके चलता है उसको ज़रूर डिफाइन बिल्कुल करते तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट के ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, तो इसका मतलब है कहीं तो उसने मस्ती की है। ही माइट हैड डन समथिंग उस टाइम पे। हैं। तो राइट, यानी कि या तो वो इर्रेस्पॉन्सिबल है या वो इल डिसिप्लिन्ड है या देयर वाज़ समथिंग व्हिच ही हैड डन दैट। राइट, राइट। अच्छा, अब आप जो हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आप जी, पाकिस्तान से बाहर एक लेक्चरर हैं। यस। पाकिस्तान में मेडिसिन स्टडीज़ और फॉरेन मेडिसिन स्टडीज़, इन दोनों को आप किस तरह देखते हैं? 2 डॉक्टर मोहम्मद अली थे। एक डॉक्टर मोहम्मद अली जो यहाँ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और हर पाकिस्तानी ग्रेजुएट की तरह मुझे लगता था कि फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन मुझे जब जा कर के मैं उनसे मिला और मुझे वहाँ जा कर के अंदाज़ा हुआ अच्छे नहीं होते इन द सेंस, हम कहने का मतलब ये है कि वो इन शायद पढ़ाई में इन इतने टर्म्स ऑफ स्टडी ओनली इन इन टर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ स्टडी ओनली कि हमें हमें लगता है कि इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस वो अच्छे शायद नहीं होते। अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते। बट जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है ये एक वर्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तबका है जो कि पाकिस्तान के मेडिकल ग्रेजुएट से 4 टू 5 टाइम्स लार्जर है। ओके, किर्गिस्तान जिसकी टोटल आबादी 72 लाख है, इतनी थोड़ी-सी आबादी का मुल्क है, सिर्फ वहाँ के अंदर 13,000 पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स पढ़ रहे हैं। चाइना के अंदर रिकॉर्डेड बैक 2019 का जो डेटा शो करता है 28,500 मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं वो चाइना से ग्रेजुएट होते हैं हर साल। सो दिस इज़ अ थिंग कि ये चीज़ें इतने इतने वास्ट नंबर ऑफ पीपल हैं और पहले सिस्टम और हुआ करता था। स्टूडेंट्स यहाँ से जाते थे, वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को इतना परस्यू सही से नहीं करते थे, चीज़ों को सही तरीके से सीरियसली नहीं लेकिन लेते थे। स्टूडेंट्स जाते क्यों हैं पाकिस्तान से वहाँ? सो दिस इज़ अगर ये कॉन्सेप्ट है, और आई नो यू नो वेल कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि चाइनीज़ डॉक्टर्स इतने अच्छे नहीं हैं, रशियन डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, जो वहाँ से बच्चे पढ़ के आए हैं, तो वो कोई शायद निकम्मे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में उन्हें एडमिशन नहीं मिला इसलिए चले गए। तो जाते क्यों हैं? सबसे पहली बात कि वो जाते क्यों हैं? बाय द वे मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी ना तो एज़ देयर टीचर मुझे तो ये लगता है कि मैं इसको बिल्कुल पसंद भी नहीं करूँगा कि कोई ये कहेगा कि वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं बिकॉज़ दे आर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं थोड़ा-सा इस पे ये कहूँगा बिल्कुल, प्लीज़, इसीलिए तो जो आपको स्टूडेंट बुलाया है ताकि हमें ओके हकीकत पता चले, जो मिथ से हम बाहर जो आएँ। स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं लेट्स से एक स्टूडेंट को बचपन से ख्वाब दिखाया गया आपने डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर बन रहा है, कोशिश कर रहा है, नहीं बन पा रहा। और एट द एंड ऑफ द डे उसको 2 साल ट्राई किया, 3 साल ट्राई किया लेकिन वो उस पैशन से बाहर ही नहीं आ पा रहा कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। सो इट गिव्स देम एन अपॉर्च्युनिटी। पाकिस्तान के अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस देखें तो ये एक स्काई रॉकेट हाई है, ठीक है? वहाँ कितनी पर है भी प्लीज़ बताइए? अ, ओके और बाहर की कितनी है आई ये एम भी नॉट श्योर बताइए? अबाउट इट बट मुझे लगता है कि 20 से 25 लाख पर ईयर शायद पर ईयर? पर ईयर एक मेडिकल कॉलेज की सिर्फ ट्यूशन फी जो है इट इज़ मेरे ख्याल में इसी के अराउंड रहेगी मतलब मोर और अगर लेस। 5 साल में आपके बच्चे ने डॉक्टर बनना तो है 1 करोड़ 25 लाख की असामी है और उसके साथ में किताबें अलग हैं, उसकी फिर देखें जो बंदा डॉक्टर बन रहा है उसके अपने शशके हैं। ही हैज़ टू गेट दैट काइंड ऑफ पॉकेट मनी एज़ वेल। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि जैसे हम कहते हैं कि चाइना या रशिया के डॉक्टर्स इतने अच्छे नहीं होते। सो देयर इज़ अ सिस्टम। वो सिस्टम क्या है? नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय पीएमडीसी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपको और मुझे इक्विवेलेंट होने के लिए एक एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद हम दोनों को एक लाइसेंस मिल जाएगा। मुझे एग्ज़म्पशन मिल जाती है कि मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी है और मुझे लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता है और आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। राइट, टेल मी इज़ देयर एनी डिफरेंस नाउ बिटवीन मी एंड यू? कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ अबाउट
ये वेरी करता है फ्रॉम ग्रेजुएट टू ग्रेजुएट। मेरे ख्याल में हमारा जो ये बायस्ड एटीट्यूड है टुवर्ड्स आवर ग्रेजुएट्स कि वो चूँकि वो हम में से ही हैं, वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारे ही बहन-भाई हैं, हम में से ही यहीं से गए थे और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं। अभी मौजूदा दौर में मैं आपको अगर मैं बिकॉज़ मैं हर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर सकूँगा, तो इसलिए मैं जो भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, वो मैं पर्टिकुलरली बिश्केक, किर्गिस्तान से रिलेटेड और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान से रिलेटेड कहूँगा। कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान के अंदर जो अभी नए सिस्टम्स मुतारफ़ कराए गए, जिस तरह की वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, जिस तरह की वहाँ पे जो पाकिस्तान के ऑफ़िशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एडमिशन्स लेते हैं और वो सारा काम करते हैं, एजुकेशन एडवाइज़र्स जो हैं, डॉक्टर इमरान नज़ीर और उनकी टीम। तो उन्होंने जितने रिफ़ॉर्म्स लाए हुए हैं, अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर आप रिज़ल्ट्स उठा कर के देखें लास्ट ईयर के, अभी रिसेंटली 10 दिन पहले हमारे प्रीवियस ग्रेजुएट्स का रिज़ल्ट आया है। राइट। सो देयर आर मोर देन 120 ग्रेजुएट्स की जिन्होंने अपना नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम क्लियर किया है। अब इन 120 स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता कि इनको किसी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस करनी चाहिए एंड दे आर एज गुड एज वी पीपल आर और उसके बाद की तो आगे जर्नी बाकी है, स्पेशलाइजेशन है एंड और डॉक्टर्स की जर्नी बहुत लंबी है। और उनकी जर्नी बहुत लंबी है। अच्छा, क्योंकि आप बात कर रहे थे दरमियान में मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया और वो ये था कि आपने बात की कि बच्चों को हमने बचपन से बताया होता है कि तुमने डॉक्टर बनना है, वो उनका पैशन बन जाता है, समटाइम्स जिद बन जाती है। 2 क्वेश्चन्स हैं मेरे। पहला ये है कि एप्टीट्यूड है आपका कि नहीं डॉक्टर बनने का? ये कितना ज़रूरी है और कैसे पता चलाया जाए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको पता चल गया कि आपने डॉक्टर बनना है, आपका एप्टीट्यूड भी है। एंट्री टेस्ट एक बहुत बड़ी बला समझी जाती है कि भई, और मेरा ख़्याल है पूरी फैमिलीज़ में पता होता है कि फलाँ एक बच्चे ने एंट्री टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है? बिल्कुल। और उसके लिए सारे ही लाइक बच्चे, ज़हीन बच्चे रेस में लगे होते हैं। सारे ही जो होते हैं उन्होंने 80% अबव वाले होते हैं। पहले आप मुझे ये बताएँ कि एप्टीट्यूड को किस तरह से चेक करना चाहिए? और दूसरे नंबर पे ये बताएँ कि एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एन एप्टीट्यूड कि आपको क्या पसंद है एज़ अ करियर? उसके लिए 2 चीज़ें मैं रखूँगा और इन्हीं 2 चीज़ों में आपके दोनों सवालों के जवाब हैं। वन इज़ द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाय, आपकी व्हाय क्लियर होनी चाहिए। एक स्टूडेंट था और वो 9th क्लास के पेपर दे रहा था एंड ही वांटेड टू गेट इनटू बिज़नेस और एमबीए करना चाहता था। उसके फादर का छोटा-मोटा हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस था। तो उसके फादर ने कहा कि आओ, तुम्हारी छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशंस हैं, तो हम चलते हैं गाँव से, वहाँ लोगों के हाथ की बनी हुई चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स लेके आएँगे और शहर में हम सेल करते हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो बच्चा चला गया अब्बू के साथ। वहाँ पर वो एक छोटे से होटल पे बैठ के चाय पी रहे थे। चाय पीते-पीते अब्बू को हार्ट अटैक आ गया। जब उनको हार्ट अटैक आया तो वो भागा-भागा उनको गाँव की डिस्पेंसरी लेकर के गया। डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि इनको किसी बड़े अस्पताल लेके जाएँ और जब वो बड़े अस्पताल में लेकर के गया, तो उससे पूछा गया कि बड़े अस्पताल हैं कहाँ हैं? तो वो शहर के अंदर थे, तो बड़े अस्पताल में जब लेके आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि जो एक अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं कि सॉरी, अगर आप कुछ घंटे पहले लाते, तो हम शायद कुछ कर सकते थे, बट ही इज़ नो मोर। एट दैट मोमेंट उस लड़के ने ये नहीं पूछा कि मेरे वालिद साहब क्यों फ़ौत हुए? उसने ये पूछा कि ये बड़े अस्पताल छोटे इलाकों में क्यों नहीं होते? उसने इसको पैशन बनाया, उसने मेहनत की, प्री मेडिकल ऑप्ट किया, वो डॉक्टर बना और एंड पे जाकर के एक कार्डियोलॉजिस्ट बन के एक गाँव के अंदर अपना सेटअप लगा करके उनको सर्व करना स्टार्ट कर दिया। सो आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए, व्हाय यू पीपल वांट टू डू इट और उस व्हाय के अंदर एक आपका गोल क्लियर हो कि आप किस करियर में जा रहे हैं और उसमें सिर्फ़ आपकी पसंदीदगी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। इट वाज़ अ कॉमन सेइंग कि स्कोप कुछ नहीं होता, स्कोप क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस मौजूदा दौर में अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं टाइपराइटर बनना चाहता हूँ या टाइपराइटर टाइपिंग करने वाला बनना चाहता हूँ, आई डोंट थिंक सो कि अब उस तरीके से टाइपराइटर का स्कोप रहा है। अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं। सो हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो फ़ील्ड में ऑप्ट कर रहा हूँ, आया ये फ़ील्ड मेरे लिए है या नहीं है। सेकंड थिंग, आपको वही बात है कि आप उस फ़ील्ड को देखें कि व्हाट इट टेक्स फ्रॉम यू। देती तो है, जैसे डॉक्टर को बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, इज़्ज़त मिलती है, पैसे मिलते हैं, शोहरत मिलती है, हर चीज़ मिलती है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा कि से डॉक्टर से लेती क्या-क्या है? उसकी नींद, उसका सुकून, उसका पीस उसके पता नहीं घंटू-घंटू की जो है वो रातें, उसकी जो है मेहनत, उसके वालिदैन के आंसू, उसके अपने आंसू और कई तो ऐसे हैं कि जो जर्नी में ही सुसाइड कर लेते हैं। क्यों तो इतनी इतनी टफ है ये स्टडीज़ इ या इ इतनी ड्रेनिंग है? इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर इवन एमबीबीएस के दौरान
इट इज़ सो डैम टफ, इतना मुश्किल है ये सारा सिस्टम, आपके क्लासेस, आपके एग्ज़ाम्स, आपकी वो सारी चीज़ें, कि बहुत से स्टूडेंट्स तो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं क्या दु सिर्फ टफ है या सोशल प्रेशर भी बहुत है कि डॉक्टर बन के ही निकलना है? क्या ये चीज़ भी लेके जाती है जान, या सिर्फ ये चीज़ कि वो टफ इतनी है कि आप गिव अप कर देते हैं? नहीं, मेरे ख़्याल में कोई इंसान गिव अप नहीं करता। मेरे ख़्याल में, क्योंकि मेरे साथ एक रूममेट आए, और मैंने इस तरह किया कि मैंने, जो हमारे हॉस्टल वार्डन थे, मैंने उन्हें कहा कि मुझे अकेला रूम चाहिए। मैं 2 बंदों की फ़ीस देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आई वांटेड टू एस एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो उस रूम में एक बंदे को ऐड किया गया, और उनकी एज अराउंड 38 थी। आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन हिज़ नेम। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप कब आए इधर? तो ये किस्सा है 2021 का। He said, I got admitted in this medical college in back in 2015. It took him around 16 to 17 years, और वो अभी भी फाइनल ईयर में थे। 16-17 साल से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब इस पे सिर्फ ये नहीं होती सोशल प्रेशर से ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है। ओके। पीयर प्रेशर क्या होता है? 5 बंदे सेम मेडिकल कॉलेज के अंदर आए, 4 कामयाब होके नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, 1 की सप्ली आ गई। पहला प्रेशर कि यार मैंने तो पिछली दफ़ा भी मेहनत की थी, अब मेरी सप्ली आई है, अब मैं दूसरी दफ़ा दूँगा एग्ज़ाम, तो मेरा बड़ा वो ख़राब काम रहेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, जब वो दोबारा सप्ली के बाद डिटेन हो जाएगा, अपने ही साथ आए हुए स्टूडेंट्स को आगे जाते देखना और खुद पीछे हो जाना, इट्सेल्फ इज़ अ बिग डिज़ास्टर। इंसान सेल्फ डाउट में जाने लगता है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सेल्फ डाउट, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन एंड इवेंचुअली टुवर्ड्स द सुसाइड लेकर के जाता है। सो इट्स नॉट द सोशल प्रेशर ओनली, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच टेक्स, और सिर्फ़ मुश्किल होना इसका जो है ये जवाब नहीं रहेगा कि सिर्फ़ एग्ज़ाम चूँकि मुश्किल होते हैं इसलिए लोग अपनी जान लेते हैं, नहीं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमारे साथ चलती हैं। हमारे एग्ज़ामिनेशंस ऐसे हैं, आप हैरान होंगी ये जान के कि 14-14, 16-16 घंटे एक एक स्टूडेंट जो है वो डेली पढ़ता है जिसकी सप्ली आती है। बल्कि एक नॉर्मल स्टूडेंट भी जब प्रेप्स लगाता है, प्रेप्स होती है हमारी जो हमारा प्रॉफ होता है, प्रॉफ से कुछ अर्सा पहले हम बैठते हैं, और उस बैठने से मुराद होता है कि अब आप बैठ गए हैं चिल्ले पे। तो उसमें हम 14 घंटे, 16 घंटे, फिर लाइब्रेरी के अंदर एक सीट के लिए लड़ाई होती है मेडिकल कॉलेज में। हम अपनी बुक्स को ऐसे ओपन करके सामने कुर्सी पे खोल के जाते थे कि कल को अगर मैं लेट उठ के आऊँ, तो कोई बंदा मेरी जगह पर आकर के बैठे नहीं। उसे लगे कि ऑलरेडी ओके। कोई पढ़ रहा है। सो इस तरह का एक सेटअप होता है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। नाउ आई कम थिंक मेरा ख़्याल है इस पे तो कोई डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए कि किस तरह डॉक्टर्स बनते हैं, क्या उनकी स्ट्रगल है? सो आई वाज़ इन मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो मुझसे एक क्वेश्चन किया उन्होंने कि सर पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स की स्टडी और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की स्टडीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं आप? जी। सो कंपेयर टू पाकिस्तान, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के जो एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत लेस हेक्टिक होते हैं। उनके राइट। एग्जाम्स लेस स्ट्रेसफुल होते हैं। उनकी लाइफ में और बहुत स्ट्रेसेस हैं। उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन का इशू है एक फॉरेन कंट्री के अंदर, उनके लिए लैंग्वेज बैरियर है, उनके लिए रहने का इशू है, शायद उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी आने लग जाते हैं। उनके जो घर से दूरी है, ये होम इमोशनल सिकनेस, इश्यूज़। इमोशनल इश्यूज हैं उनके, बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो उनके चल रहे होते हैं। राइट। लेकिन जो प्लस पॉइंट है दैट इज दे गॉट एडिटिव पॉइंट। उनके पास इनफ टाइम है वहाँ पे पढ़ने के लिए, और उनके एग्ज़ाम चूँकि इतने सख्त नहीं हैं, तो वो अपने आप को सेट कर सकते हैं किसी फ़ॉरेन एग्ज़ाम के लिए। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये बात कहता होता था वहाँ पर कि व्हेन यू विल गो बैक टू पाकिस्तान, तो मेक श्योर करना है आपने कि आप अपना एग्ज़ाम पहली अटेम्प्ट पे ही निकाल लो। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली अटेम्प्ट इसलिए देते हैं कि वो कहते हैं कि हम पहली अटेम्प्ट में देखेंगे एग्ज़ाम कैसा है, दूसरी अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालेंगे। जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता। अब जब आप दूसरी दफ़ा जाएँगे, नाउ यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। नाउ यू आर अ पर्सन हू हैव फेल्ड दिस एग्ज़ाम वन्स टाइम बिफोर एज़ वेल। आप ओके। एक दफ़ा पहले भी हुँ। फेल कर चुके हैं। नाउ आप सेल्फ डाउट में चले गए। सो द थिंग इज़ कि मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स ये चूँकि एक ऐसा, जैसे आपने सवाल किया था ना एप्टीट्यूड, तो आना उसी को चाहिए जो ये सारी चीज़ें पहले मद्देनज़र रखे। ब्लाइंडली एक एक नहीं डिसीज़न लेना चाहिए, इमोशनल इमोशनल डिसीज़न नहीं डिसीज़न लेना। नहीं लेना चाहिए कि आपके नंबर भी अच्छे नहीं आए हैं, फिर भी आप चले गए हैं, और ये सारी चीज़ें या नहीं होनी। नंबर अच्छे आ गए लेकिन आप इतनी स्ट्रगल नहीं करना चाहते क्योंकि पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल है ना, और बड़ी सख्त किस्म की स्ट्रगल है। बिल्कुल ये। अच्छा, एक और चीज़, अब आप डॉक्टर बन गए,
आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, रादर आपने पाकिस्तान में किया, रादर आपने फ़ॉरेन में किया, आप डॉक्टर बन गए, ठीक है? ठीक है। टैग लग गया। आपने अपने करियर में परस्यू कैसे करना है, एक्सेल कैसे करना है? क्योंकि अब वो दौर आ गया जब लोग कहते हैं कि अब डॉक्टर बेचारे का भी जो है ना करियर वो किसी टाइम भी कहीं जा बिल्कुल। सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड। अच्छा, इस टाइम पर आ करके मौजूदा दौर में जहाँ पर जॉब सैचुरेशन है, अगर हम हुँ। एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करें, और जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अब डॉक्टरी वैसी नहीं रही, अब ये वैसा नहीं और रहा। मैंने सुना है पाकिस्तान में शायद गवर्नमेंट जॉब्स भी अब उस तरह नहीं आती जिस तरह पहले आती थी हर साल, हाँ, बिल्कुल। अनाउंस नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारे इश्यूज़ एट अ स्टेट लेवल भी हैं, एट इंडिविजुअल लेवल भी हैं, वर्क आवर्स के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज़ हैं। लेकिन मेरे अब्बू एक बात कहते होते हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ एन एम्प्टी रूम एट द टॉप। ओके, हमेशा एक एम्प्टी रूम रहता है एट द टॉप। सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक मेडिकल स्टूडेंट करता है, वो ये करता है कि जब वो मेडिसिन के अंदर आता है, पाकिस्तान के अंदर भी और फ़ॉरेन के अंदर भी, वो ये करता है, कहता है कि अभी इनफ टाइम है। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द थिंग जो हमारे स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे, लाइफ पड़ी है, 5 साल हैं, आराम सुकून से निकल जाएँगी सारी चीज़ें। ये करते-करते पहला साल कब निकल जाता है वल्लाह पता नहीं चलता। इतने सारी आपकी चीज़ें हो रही होती हैं। अब पाकिस्तान में क्या है कि एक बैरियर है, आपने प्रॉफ पास करना है। फ़ॉरेन में ये है कि वो प्रॉफ कंपैरेटिवली ईज़ी है, ठीक है? तो आपको रियलाइज़ेशन नहीं होती। पहले 2 साल में तो आप एन्जॉय करते-करते निकाल देते हैं अपनी जर्नी को। तीसरे साल में जाकर के होश आता है कि यार अब हमने कुछ करना है अपने आप के लिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी। सेकंड थिंग इज़, मैं एडवाइस करूँगा जितने भी न्यू ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, न्यू एनरोल हो रहे हैं स्टडीज़ के अंदर, या वो स्टूडेंट्स जो 6th सेमेस्टर में हैं या 3rd ईयर में हैं, या इवन 4th ईयर में हैं, उनको मैं एक बात कहूँगा कि आज इस टाइम से पहले से नो टू प्रोक्रास्टिनेशन। सेकंड थिंग इज़, गोल डिफाइन करो। राइट, अब गोल डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि मेडिकल ग्रेजुएट्स इतने अच्छे होते हैं, इतने लायक होते हैं, इन सब ने ना ऑलरेडी प्री प्लान्ड चीज़ें की होती हैं। नहीं, 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 नहीं। ये इन्होंने क्या सोचा होता है कि हम फाइनल ईयर करेंगे, करने के बाद अपने किसी फ़ोन उठाएँगे, हेलो हाँ, जी अकबर भाई, अब अकबर भाई आप निकल गए, अब हम क्या करें? सो अकबर भाई उनके कोई एक सीनियर होंगे जो उनसे ग्रेजुएट हुए होंगे, वो बेचारे अभी तक उनकी अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई। सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिसाइड फॉर दैट थिंग। राइट। अपने गोल को डिफाइन करना इन 3rd ईयर, इन 4th ईयर, इवन व्हेन यू आर इन योर और मेडिकल गोल किस जर्नी। तरह डिफाइन करें? मतलब पूछने का ये है कि गोल तो ये हो गया ना कि आपने डॉक्टर बन के निकलना है। उसके बाद मतलब क्या गोल्स होते हैं? डॉक्टर बनने के बाद कौन अच्छा, से डॉक्टर गोल्स बनने होते हैं? के बाद ये गोल्स होते हैं। लेट्स से सैचुरेशन की जो बात है वो एमओ लेवल पे है। लाइक ओके, जब आपने एमबीबीएस खत्म कर लिया, स्पेशलाइजेशन के लेवल पर उस तरीके से सैचुरेशन अभी नहीं है। ठीक राइट, है? यू कैन बी अ वेरी फाइन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ वेरी फाइन पीडियाट्रिक सर्जन, यू कैन बी अ वेरी फाइन थोरेसिक सर्जन। ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी हैं। गोल डिफाइन करने से मुराद ये है कि आपने ये ऑप्ट करना है सबसे पहले कि वेदर आई हैव टू कम बैक टू दिस कंट्री, ओके, or whether I have to go somewhere, Europe, US, somewhere else. Not for the sake of money only, but for the sake of training, but for the sake of a good lifestyle, but for the sake of good वहाँ से स्किल्स लर्न करने के लिए हमें जाना है। तो एक गोल डिसाइड कर, लेट्स से एक बच्चा कहता है कि मैंने यूएसएमएलई करनी है, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग ठीक, एग्जाम, और एक कहता है कि मैंने प्लैब करना है। सबसे पहले क्या होगा जब वो गोल डिसाइड करता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके साथ वाले ही उस पे हँसने लगते हैं। कहते हैं क्या क्या हो गया यार? अभी से? अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। ये एक सेंटेंस, वो अक्सर एक मीम भी बहुत वायरल है। वो कहते हैं ये जो मैं ये कह के फैसले ले लेता हूँ ना कि जो होगा देखा जाएगा, फिर जब होता है तो देखा नहीं जाता मुझसे। तो ये एक चीज़ कि हाँ, हम कर लेंगे, अभी हमारे पास इनफ टाइम है, ये चीज़ एक स्टूडेंट को ले डूबती है। तो आपने ओके, आपने एक डिसीजन ले लिया कि मैंने करना क्या है, और उसके बाद फिर उस चीज़ के पीछे लग जाएँ, और जब गोल डिसाइड कर लिया तो फिर कुछ भी करें, जस्ट स्टिक टू दैट थिंग, उसके जो है वो प्लान्स हैं वो करें। अब तो मॉडर्न डे में चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। आप पुराने आज से 15 साल पहले वाले डॉक्टर में और आज के डॉक्टर में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन एडवांस हो चुकी है। अब चीज़ें मुश्किल वक़्त है। अ, वक़्त मुश्किल भी है, आसान भी है। मुश्किल इन अ सेंस कि कॉम्पिटिशन का दौर है, आसान इन अ सेंस कि जब आप कोई चीज़ को किसी चीज़ को अचीव करना चाहेंगे, तो चीज़ें आसानी से एक्सेसिबल हो जाएँगी। मैं अपने एंट्री टेस्ट टाइम की तैयारी की बात बताऊँ कि हम जब एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो हमको अपने घर से दूर जा कर के किसी अकेडमी में ऑन कैंपस रहना पड़ता था 3 साढ़े 3 महीने। राइट, अब क्या है कि आप एफएससी में आओ, ऑनलाइन आपके पास इतने प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं, सामने बैठा आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, एंड यू कैन डू दैट थिंग।
तो राइट। चीज़ें कितनी बेहतर भी हो गई हैं, गाइडेंस कितनी ईज़ी हो गई है। ये जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है उसकी एक वजह मेरे ख़्याल में ये भी है कि रिसोर्सेज़ अब लोगों के पास अच्छे ख़ासे आ गए हैं कि किस रिसोर्स को इस्तेमाल करके मैंने किस तरीके से कामयाब होना है। राइट। अच्छा, अगर सिर्फ पाकिस्तान में रहने की जर्नी की बात करें, आपने एमओ बनना है। डॉक्टर्स को कहते हैं जब हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इवन प्राइवेट में भी, कि मैल प्रैक्टिस बहुत है। डॉक्टर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देते, पेशेंट्स का ख्याल नहीं रखते। दूसरी साइड पे अगर डॉक्टर्स को देखें तो वो कहते हैं हमें इतना पे नहीं किया जाता जितने आवर्स हमसे काम लिया जाता है। और कुछ डॉक्टर्स कभी-कभी नींद में उठ के आते हैं इमरजेंसी में, एंड दे दे आर लाइक कि आपको समझ नहीं आती कि ये यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, ये मेरा ख़्याल रखने के लिए है, क्या कहानी चल रही है? आप इनसाइड स्टोरी बताएँ हमें। ओके, तो सबसे पहली बात जो आपने ये कही है कि डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे मैल प्रैक्टिस है और डॉक्टर ये कहते हैं कि हमें इतना पे नहीं किया जाता। देखें अगर आपको पे नहीं किया जाता तो ये कोई बहाना नहीं है मैल प्रैक्टिस करने का, कि आप जान के जी। मैल प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि कोई जान के मैल प्रैक्टिस मैल प्रैक्टिस कर रहा होगा। यहाँ दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज़ एग्ज़ॉस्टेशन की बंदा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। आपके ख़्याल में एक मज़दूर कितने घंटे लगातार ईंटें उठा सकता है? 8 आवर्स हैं वैसे पाकिस्तान में, 8 आवर्स के लिए मज़दूर 10 को कर लेते रखते हैं, हैं। 12 कर लेते हैं, नहीं, उसके अंदर भी उन्हें लंच ब्रेक होती चलिए है 8 14 कर आवर्स में। लेते हैं या 16 कर लेते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इसको 30 कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि मज़दूर उसी एफिशिएंसी के साथ ईंटें उठा पाएगा? सो देयर आर हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप हाउस जॉब कर रहे हैं, आपसे 30-30 आवर्स काम लिया जाता है। जब आपसे 30 आवर्स काम लिया जाएगा और जब पिम्स जैसे सेटअप में आप काम करेंगे, पॉलीक्लिनिक जैसे सेटअप में काम करेंगे, जहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा है, 550 पेशेंट की ओपीडी है, मुझे ये बताएँ कि वो किस तरीके से उनको मैनेज करेगा? पे तो एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगी पर आवर के हिसाब से, तो मज़दूर उठाने वाले ईंट की जो दिहाड़ी है, वो डॉक्टर की दिहाड़ी से एक पीजी और एक हाउस ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए हाउस ऑफिसर तो एक इंटर्नशिप के ऊपर आता है, बट अगर हम पीजी लेवल पे बात करें, तो पीजीशिप के ऊपर भी जो सैलरी है, वो एक मज़दूर की सैलरी से पर आवर कम है। डोंट टेल मी। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मज़दूर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, एक डॉक्टर हर तीसरे दिन 30 घंटे की कॉल करते हैं या हर चौथे दिन 30 घंटे की कॉल करता है। तो आप इसको हॉर्स के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो यू गोना गेट द कैलकुलेशन। सो मेरे ख़्याल में एक तो वर्कलोड को कम करना चाहिए इनके ऊपर से और दूसरा ये है कि कुछ पॉलिसीज़ को फ़ॉर्म करना चाहिए कि जो लोग और पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बन रही हैं। करंटली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मेडिकल एजुकेशन पाकिस्तान में तो पहले ही बहुत इसका स्टैंडर्ड हाई है और पीएमडीसी बहुत अच्छे से इसको रेगुलेट करता है। अब फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए फॉरेन में जाना, चाइना में, बिश्केक में या रशिया में या समवेयर एल्स वो उतना आसान नहीं रहा। अब पीएमडीसी ने फ़िल्टर्स लगाए हैं। सबसे पहले तो आपको एमडी कैट क्लियर करना है। ओके। आप एमडी कैट क्लियर करेंगे, उसके बाद आप बाहर जाएँगे और ये चीज़ें बाहर यूनिवर्सिटीज़ के लोग अच्छे तरीके से समझते हैं और और एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट भी करते हैं और द गुड थिंग इज़ कि वो उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। राइट। जैसे अगर हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अभी हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर वकार। लास्ट टाइम हमने कहा कि स्टूडेंट्स उस तरीके से एक्टिवली क्लासेस में आ नहीं रहे, तो उन्होंने उनकी आईडीज़ ब्लॉक करना शुरू कर दी, उन्होंने उनके ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी। तो दीज़ आर द रिफॉर्म्स जो एक स्टूडेंट को पढ़ने पे मजबूर करते हैं। और आपका क्योंकि बाहर के एक्सपीरियंस है, बाहर के डॉक्टर्स कितने आवर्स की ड्यूटी देते हैं? ओके सो इफ वी टॉक अबाउट ये वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे ओके। अगर यूके है तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में 48 टू 54 आवर्स का कॉन्सेप्ट है। या अगर फॉर एग्जांपल हम किसी और कंट्री की बात करें तो ये वेरी करेगा फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लेकिन जो पाकिस्तान का हाल है इसमें ये है कि वो मामलात बहुत ख़राब है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कहेंगे कि अच्छा बाहर की कंट्री में कितना ड्यूटी देता है एक डॉक्टर, तो फिर वो बात करेंगे अगर अगर लेट्स से अगर इक्वल भी लेता है, अगर वहाँ पे भी वो 30 घंटे की अगर ड्यूटी करता है और एट द एंड ऑफ द डे वो $6,000 बना लेता है महीने के या हुँ। $5,000 बना लेता है और यहाँ पे गरीब ₹88,000 बनाता है। सो दिस इज़ अनजस्ट। अब यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट रेज़ करना चाहूँगा व्हिच इज़ वेरी अनजस्ट टू द स्टूडेंट्स दैट इज़ जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं और आ कर के अनपेड हाउस जॉब करते हैं। मतलब 1 साल तक आपने ड्यूटी भी देनी है, 30 घंटे की कॉल भी करनी है ओके। और एंड पे आपको पैसे भी नहीं मिलने। उल्टा जो आपने जूस पीना है, पानी पीना है या जो लंच करना है, वो भी अपने पैसों का उस गरीब ने करना है। तो मुझे बताएँ कि उसके अंदर पैशन कैसे बचेगा अपने इस मुल्क को सर्व करने का? To save those
ग्रेट पर्सन्स उन लोग इसीलिए शायद ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसीलिए बिल्कुल, हाँ। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो फॉरेन से कोई एग्ज़ाम दें और वो बाहर चले जाएँ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और इस वजह से ही ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं कि अभी जो हमारी यंग जनरेशन है दे डू नॉट लाइक टू परस्यू देयर करियर इन इन पाकिस्तान। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि वो जैसे आप ना कोई चीज़ भी खरीदते हैं तो आप कहते हैं वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो वो वैल्यू फॉर मनी तो और हो। स्पेशली जो बच्चे फिर जो हमने पहले कैलकुलेशन की है, जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से मेडिकल के पढ़ के आते हैं, उनके लिए तो इट्स लाइक कि फिर आपको पेनीज़ भी नहीं मिल रहे हैं। आप बिल करोड़ों लगा के आए हैं और आप पेनीज़ भी नहीं हासिल कर पा रहे। बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, चाइना के, रशिया के मेडिकल स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लेकिन इन्हीं स्टूडेंट्स को क्या यूरोप में ये सब फेस करना पड़ता है? ओके, इफ यूरोप कह लें, यूएसए कह लें, इफ वी कनाडा टॉक कह अबाउट लें। इफ वी टॉक अबाउट यूके, इफ वी टॉक अबाउट यूएस, तो उनका सेम फ़िल्टर है जैसे पाकिस्तान का फ़िल्टर है। ओके, पाकिस्तान में नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है, यूएस में यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है और यूके के अंदर प्लैब है। ओके। हमारे कितने ऐसे ग्रेजुएट्स हैं कि जिन्होंने यूएसएमएलई क्लियर किया, यूके आईएसएम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूएसएमएलई क्लियर की और वो यूएस जा रहे हैं, ठीक है? दे आर गोइंग टू परस्यू देयर करियर ओवर देयर। वहाँ पर बात है कि वहाँ पर कल्चर डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि स्टूडेंट जहाँ से भी पढ़ा है, जहाँ उसने से पढ़ा ये है, एग्ज़ाम उससे पास जब किया है। एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो इसका मतलब है कि वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। ओके, राइट। लेट्स से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा जाता है, सीएसएस का एग्ज़ाम है। अगर आपने सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मैं और आप दोनों सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और फिर आखिर इस चीज़ में फ़र्क क्यों पड़ेगा कि आप किसी एक हाई-फ़ाई यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और मैं किसी डिग्री कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो हम दोनों में मेरे ख़्याल में आगे जाकर के डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने उस चीज़ को क्वालीफ़ाई कर लिया है इक्वली। और सो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, मुझे फॉरेन के नस्बत? मुझे बिल्कुल लगता है कि हमारे अंदर जो उनके लिए एक्सेप्टेंस है, वो थोड़ी-सी कम है। 2 के वही बात आती है कि पाँचों उँगलियाँ सेम नहीं होती हैं, हर जगह पे ऐसा नहीं है और हर ग्रेजुएट के साथ ऐसा नहीं है, बट समहाउ मोस्टली ऐसा। मोस्टली ऐसा होता है। राइट, व्हिच वी राइट। यूज्ड टू हियर एट ऑल टाइम्स जब हम करते थे कि यार ये तो चाइना से है, तो इससे नहीं हाँ, ये होता हम है, हर इससे वक़्त सुनते रहते ये हैं। वो बेचारे अपने जो है करियर में बहुत हाई लेवल पे भी पहुँच जाते हैं, तो कहीं से पुराना रिश्तेदार उठ के कहता है या ये पुराना जो है उम, क्लास फेलो उठ के कहता है कि ये तो चाइना से हाँ, ग्रेजुएट ना होके बट था। नाउ दैट टैग शुड हैव बीन रिमूव्ड ठीक है? वो येस, क्योंकि बट दैट इज़ नॉट अ बैड टैग। जब हमने डिस्कस किया तो हमें पता चला है कि वो यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं था। अभी भी तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इतने बन गए हैं, जो कि बड़ी-बड़ी फीसेस भी ले रहे हैं और बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं और बिल्कुल। मेरा नहीं। अच्छा, इस पे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के और प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स, उनका सेम लेवल है? अच्छा, अब इस पे ये आ जाती है बात यहाँ पर कि जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं, वो सारे ऑलरेडी ही बहुत अच्छा पढ़ने वाले होते हैं। हुँ, और जो ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत काम-चोरी करना या कुछ इस तरीके से करना है। तो अब एक अगर हम असम्पशन लेकर के चलें कि जैसे हम सब जानते हैं कि खरगोश और कछुए की रेस हुई थी और कछुआ जीत गया था, ठीक है? राइट, और खरगोश हार गया था। लेकिन अगर हम अज़्यूम करें, मैं आपको कहता हूँ कि मैं कछुए और खरगोश को दौड़ाता हूँ, कौन जीतेगा? खरगोश। खरगोश जीतेगा क्योंकि असम्पशन ऐसी खरगोश तेज़ है। अगर आप ऐसे भी अज़्यूम करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो ग्रेजुएट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत लायक-फ़ायक, बहुत पढ़ने वाले, बहुत तगड़े होते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं वो शायद थोड़ा-सा उस तरीके से उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स को एक्सेल नहीं किया होता। लेकिन यहाँ आकर स्टोरी चेंज हो जाती है। नाउ इट डज़ नॉट मैटर आप प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो। अगर आपने पाँचों साल अच्छे तरीके से पढ़ा है क्योंकि हम सब के जो एग्ज़ाम्स लेती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ सेम हैं। ओके, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में जो है वो पूरे केपी के एग्ज़ाम्स देखती है। यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ जो लाहौर में है वो पूरे पंजाब के एग्ज़ाम्स देखते हैं। ओके। तो अब जो है एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़ और अब उस एग्ज़ाम्स को जो-जो क्लियर कर रहा है तो उसके बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू मी कोई डिफ़रेंस नहीं है उस डॉक्टर में जो प्राइवेट से पढ़ा है और उस डॉक्टर में जो गवर्नमेंट से पढ़ा है। इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मेरी अपनी जो वाइफ़ हैं वो भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हैं। सो वी डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिफरेंस व्हेन वी आर राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या हम अगर लड़ाई कुछ में तो नहीं आप उन्हें कहते कि तुम खामोश रहो, तुम प्राइवेट कॉलेज से पढ़ी नहीं, हो? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जोक्स अपार्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताएँ कि जब आप अपनी जर्नी सुनाएँ मुझे कि जब आपने क्लियर कर लिया, डॉक्टर का टैग लगवा लिया, एमबीबीएस हो गया, उसके बाद जब आप जॉब के लिए गए, आप क्यों बाहर गए? आपने क्यों बाहर जाना पसंद किया? ओके, सो व्हेन आई वेंट जब मेरा ख़त्म हो गया एमबीबीएस और फिर हाउस जब ख़त्म हुई, फिर उसके बाद मैंने एज़ अ
डॉक्टर मैंने सोचा कि आप करियर को किस तरीके से लेके चलूँ, तो टीचिंग का मुझे बहुत शौक था। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आई वाज़ बीइंग अपॉइंटेड इन फौजी फाउंडेशन और व्हेन आई वाज़ डूइंग लेक्चरशिप तो मैं कहते हैं कि कुछ चीज़ें ना खुदा की तरफ से होती हैं। तो मैं इसका सारा जो क्रेडिट है वो अल्लाह ताला और अपनी अम्मी की दुआओं के बाद मैं कहूँगा कि मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर वकार, जिन्होंने मुझे कहा कि यार टीचिंग आप वहाँ भी कर रहे हो और टीचिंग आपने यहाँ भी करनी। बट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ के स्टूडेंट्स को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा टीचर उनके पास आए, जिसको देख के वो ये समझें कि यार अच्छा टीचिंग में इतना अगर एक लड़के ने एकेडमिकली इतना एक्सेल किया है एंड ही इज़ नाउ टीचिंग, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को एज़ अ इंस्पायरेशन लेंगे। सो इट वाज़ हिज़ आइडिया और ये उनका एक टास्क था और उसके बाद उन्होंने अपने वहाँ डिस्कस किया एंड देन दे कॉल्ड मी ओवर देयर और फिर मैं इस तरीके से अच्छा, एक बच्चा जो है चला वो गया। वापस मैं आती हूँ थोड़ा-सा, मुझे क्योंकि तरस आता है उन बच्चों पे जो कि सालों पढ़ते हैं, फिर महीनों जागते हैं मेडिकल की एंट्री टेस्ट के लिए। आपने 1 दफ़ा दिया, 2 दफ़ा दिया, 3 दफ़ा दिया, आप क्लियर नहीं कर पा रहे फॉर सम रीज़न, नहीं कर पा रहे। क्या पीछे पड़े रहना चाहिए? और अगर जो बच्चे मेडिकल टेस्ट में रह जाते हैं, वो क्या करें? वो जो सारी उम्मीदें थीं कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, अब वो टूट गई हैं, क्या करें? कौन-कौन सी और हमारे पास ऑप्शंस हैं? ओके। सो अब इसके ऊपर ये है कि आप देखिए आपके लिए व्हाई क्लियर होना चाहिए। जब आपने डॉक्टर बनने का सोचा था, तो व्हाई यू ऑप्टेड दिस थिंग? हुँ, आखिर क्या ऐसी चीज़ थी? तो जैसे कोई ये कहेगा कि मैं इसलिए बनना चाहता था कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ, सो देयर आर हुँ, मेनी अदर वेज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी। यहाँ पर आके थोड़ा-सा आपको ना अपने आप के साथ डिप्लोमैटिक होना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द वे यू यू थिंक अबाउट इट कि आपका व्हाई क्लियर हो जाए कि अच्छा मैंने क्यों ऑप्ट किया था डॉक्टरी, मुझे पसंद क्यों है? ठीक है? तो उससे अच्छा अगर तो कोई ये कह देता है कि मुझे स्टेथोस्कोप पसंद है और मुझे व्हाइट कोट ही पसंद है, इस वजह से मैं डॉक्टरी में जाना चाहता था, तो बहुत सारी अलाइड साइंसेज़ हैं। आप एमआईटी करें, आप एमएलटी करें, आप फार्मडी करें, आप आई रियली डीपीटी वांट करें। यू टू एनकरेज दोज़ बिल्कुल, स्टूडेंट्स बिल्कुल एक्चुअली। आप क्यों बिकॉज़ दीज़ आर द फील्ड्स जिनकी हमें अशद ज़रूरत है। आज से पहले फिज़ियोथेरेपिस्ट को शायद आज से 5 साल पीछे अगर चले जाएँ तो शायद फिज़ियोथेरेपी की इतनी ज़्यादा नीड नहीं समझी जाती थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फिज़ियोथेरेपी का एक स्कोप है। बाकी जो जितनी अलाइड साइंसेज़ हैं उनका एक अपना स्कोप है। पहले अपने ये आइडेंटिफ़ाई करें देखें डू और डाई कंडीशन आपने नहीं बनानी कभी भी। ओके। अगर कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है और अगर कुछ नहीं होता तो भी वो अच्छे के लिए ही होता है। मॉडर्न डे की जो स्टडी टेक्निक्स हैं, क्या वो चेंज हुई हैं पुरानी टेक्निक से, या आज भी वही 16 घंटे पढ़ना है? क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया था, अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपने जब आप लेक्चररशिप की तरफ जाने का सोचा था, तो आपने कहा था कि मैं इस चीज़ को ब्रेक करना चाहता था कि 16-16 घंटे एक स्टूडेंट क्यों पढ़े बिल्कुल, आखिर? बिल्कुल। तो अच्छा, इस पे मैं ये कहूँगा कि आज जो मॉडर्न डे है, इसके अंदर रिसोर्सेज़ अनलिमिटेड हैं और अगर आप वही सेम पुरानी टेक्नीक्स के साथ चलेंगे, तो अब आप एक्सेल नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रा करना ज़रूरी है। हाउ मच यू नीड टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर यू नीड टू स्टडी। आपको रिसोर्स सही होना चाहिए, आपको आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। अच्छा ये रिसोर्सेज़ हर स्टूडेंट को वेरी करते हैं, हर स्टूडेंट के लिए वेरी करते हैं। कुछ लोग होते हैं विजुअल लर्नर होते हैं जो लेक्चर्स देखते हैं, कुछ होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो पॉडकास्ट देखते हैं, ऑडियो और सुनते हैं। कुछ होते हैं जो कि किताबों से पढ़ के ही समझते हैं, ठीक है? राइट, तो इस तरीके के लर्नर डिफरेंट होते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो रिसोर्सेज़ को ऑप्ट करते हैं। ओके, राइट, अब ये है कि स्मार्ट स्टडी का टाइम है। स्मार्ट स्टडी में क्या है कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि 6 स्टेप टेक्निक है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को सीखो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से और वो प्लेटफ़ॉर्म कोई भी हो सकता है। ईदर दैट इज़ फिज़िकल, ऑफ़लाइन ईदर दैट इज़ ऑनलाइन। सीखने के बाद उस चीज़ को आप सही तरीके से आपने एक चीज़ को लर्न कर लिया, उसको आपने क्या करना है मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ करने के बाद आप उसको रिकॉल करो। रिकॉल के बाद अब कोई भी नॉलेज आपने आज अगर याद कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। यू आपने क्या करना है इसको स्पेस रिपिटिशन देनी है। स्पेस रिपिटिशन से मुराद है कि एक टॉपिक आज पढ़ा है तो आपने 3 दिन बाद पढ़ लिया। फिर उसके बाद क्या करें रिप्रोड्यूस करें और सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट हमारी मिस्टेक करते हैं, किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे होते हैं किताबें उठा ली, किताबें पढ़ ली और एग्ज़ाम्स आते हैं, क्लिनिकल सिनेरियो केस आते हैं। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एवरी एमसीक्यू इज़ अ पेशेंट। आपका एक-एक जो एमसीक्यू है, वो आपका एक पेशेंट है। अ 60 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड इन द ईआर विथ चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एसोसिएटेड विथ नोज़िया वोमिटिंग। क्या है ये? इट इज़ एंजाइना। तो ये आपका एमसीक्यू भी है, साथ में आपका पेशेंट भी है। सो राइट। एक्टिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने सीखा, वो आप एक्टिवली क्लिनिकल्स के साथ कोरिलेट करके स्मार्टली अप्लाई करें।
अच्छा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ये मिथ कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें कि लड़कियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए ऑल्दो हर पेरेंट चाहता है मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए क्योंकि उसको एक सेफ और सिक्योर और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन समझा बिल्कुल। जाता है। लड़कियां बहुत आ भी रही हैं इस फील्ड में। प्रॉब्लम तब आती है जब वो उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो 30-30 घंटे की जॉब नहीं कर सकती हैं, तो वो अपना करियर छोड़ देती हैं। या दूसरी चीज़ आती है कि लड़कियाँ अच्छी प्लास्टिक सर्जन नहीं होंगी, लड़कियाँ अच्छी सर्जन नहीं होंगी। लड़कियों को जाना भी चाहिए तो गायनी में चले जाएँ, डर्मेटोलॉजी में चली जाएँ, पीड्स में चली जाएँ, आसान-आसान वाली स्पेशलाइज़ेशंस लें। आपका क्या ख़्याल है? ओके, देन आई विल से द सेम अगेन, इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स हू इज़ बिहाइंड द व्हील। इसमें लड़का या लड़की का कोई लेना-देना नहीं है। इट्स अबाउट द स्किल्स ओनली, इट्स अबाउट द नॉलेज ओनली, इट्स अबाउट द पैशन ओनली। ओके। मैडम क्यूरी वो किसी जगह पे एक एज़ अ मेड काम करती थी एंड देन शी गॉट द नोबेल प्राइज़। हुँ, ठीक है? तो इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग कि गर्ल्स कैन नॉट डू दैट थिंग। और दूसरी जो बात आपने जहाँ तक की कि जॉब छोड़ देती हैं या ये, देखिए, यू डू नॉट नो अबाउट द सर्कमस्टांसेस हेयर आफ्टर। आपको नहीं पता कि आगे अगली लाइफ में क्या होना है। इस डर से कि शायद मैं छोड़ दूँ, हुँ, जहाँ ये बात है कि शायद आप छोड़ दें, वहाँ ये बात भी है तो शायद आप परस्यू करें, ठीक है? और देयर आर सो मेनी एरियाज़ कि जहाँ पर हमारे लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, गाँव के अंदर ट्रेडिशन में, कि एग्ज़ैक्टली, लड़कियाँ ही लड़कियों को डील करें। तो जब बिल्कुल। तक लड़की डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगी, तो वो कैसे डील करेगी लड़कियों के मैटर्स को एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सो माय पॉइंट वुड बी द सेम कि इट डज़ नॉट मैटर अबाउट द गर्ल और अ बॉय, लेकिन उन्होंने वो एक अच्छे डॉक्टर बने एंड ये इम्पोर्टेंट है। और अक्सर जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक अच्छा डॉक्टर कैसे बना जाए? मैं कहता हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर जो है वो एक सेफ डॉक्टर होता है, कि उसकी दवाई जो है उससे कोई अगर ठीक हो या ना हो कम से कम, लेकिन उससे कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। ही नोज़ हाउ टू बी अ सेफ डॉक्टर। तो ये ओके। हमारे पास टाइम कम है और मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप मुझे कोई एडवाइस दें। मुझे नहीं अ, अपने देखने वालों को कोई एडवाइस दें, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको कोई एडवाइस देना ओके, चाहते हो। सबसे पहले तो मैं जो एडवाइस अभी देना चाहूँगा इस टाइम करंटली, वो मैं देना चाहूँगा अपने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स फ्रॉम यूके आईएसएम जिनका जो अभी-अभी ग्रेजुएट्स हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कन्वोकेशन एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। मुझे बहुत प्यारे हैं वो स्टूडेंट्स, राइट। और मुझे शदीद प्यारे हैं, यकीन करें, बिकॉज़ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव द पीपल शो टुवर्ड्स अस, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। तो द पीस ऑफ एडवाइस वुड बी कि जब कभी भी आप इस कैपेसिटी में हो कि किसी बंदे को आप फ़ायदा पहुँचा सकें, या किसी बंदे को आप कोई नरमी दिखा सकें उसकी तरफ, ऑलवेज़ ट्राई टू डू दैट थिंग। हमेशा कोशिश करें कि आप वो काम करें। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि मशवरा अमानत है, एंड हमेशा कोई अच्छा मशवरा जो आपसे कोई माँगे, कि जैसे अगर कोई ये मशवरा माँगता है कि शुड वी परस्यू दिस थिंग और दैट थिंग, तो जो चीज़ आपके अपने नॉलेज के मुताबिक सही है, always be kind to that thing and be loyal to that thing. This is what I would say. थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी ही एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।